Good morning, students. Welcome to online classes of Heritage Public School. How are you? Hope you all are good and fine. Okay, children. So, yesterday we completed till form. Now, today we start from James Mill, second paragraph of periodization of history. James Mill was a Scottish philosopher, historian, and economist. James Mill was a Scottish philosopher, economic, and historian. He began his history of British India in 1806, expecting it to take him about 3 years. बट इट्स कम्प्लीशन प्रूव टू टेक इंस्टीट 12 ईयर्स. मतलब उन्होंने हिस्ट्री बिगिन की थी 1806 में और सब ने यही एक्सपेक्ट किया था ये 3 साल में कंप्लीट हो जाएगी 3 इयर्स में, बट इसके कंप्लीशन को 12 ईयर्स लग गए. विथ 3 सब्सटेंशियल वॉल्यूम्स एट लास्ट बीइंग पब्लिश्ड अर्ली इन 1817. और इसकी 3 वॉल्यूम्स पब्लिश हुई 1817 में. In 1890, he was appointed an official in Indian House, India House. 1890 में उनको अपॉइंट किया गया एज ए ऑफिशियल इंडिया हाउस में, डिस्पाइट हिज ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. जबकि उनका क्रिटिसिज्म हुआ था, ड्रास्टिक क्रिटिसिज्म हुआ था उनका जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में उस टाइम पे. जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदुइज्म एंड मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड. मतलब जेम्स मिल ने इनको तीन में डिवाइड किया था हिस्ट्री को. दिस पीरियडाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन द रिलीजियस लाइन. और ये पीरियडाइजेशन आपको सबको पता है, पीरियडाइजेशन यानी उसको डिवाइड करना. तो ये पीरियडाइजेशन किस पे बेस्ड था? रिलीजियस लाइन पे. दैट देयर वॉज अ फेज फॉर विच द हिंदू वर द रूलर एंड अदर वर्क रूल्ड. ओके, एक फेज़ ऐसा था जब हिंदूज रूलर्स थे एंड एक ऐसा फेज़ आया जब मुस्लिम एंड ब्रिटिश रूलर हुआ करते थे. ही हैड अ कॉलोनियल माइंड एंड थॉट एशियंस टू हैव प्रूव पुअरली सिविलाइज्ड. ही फेल्ट यूरोपियंस टू बी सुपीरियर. और वो ऐसा सोचते थे कि एशियंस जो हैं सिविलाइज्ड मतलब वो पुअर हैं, और उनका ये भी मानना था जो यूरोपियंस है वो सुपीरियर हैं. It has been argued by many historians that it is not correct to periodize the Indian history on the basis of religion of the rulers. तो बहुत सारे historians ने ये भी आर्ग्यू किया था कि ये सही नहीं है इंडियन हिस्ट्री को रिलीजन के बेसिस पे बांटना. The problem with the periodization of Indian history by James Mill was that he divided the Indian society in 3 stages. और यही प्रॉब्लम थी कि उन्होंने 3 स्टेज में इंडियन सोसाइटी को डिवाइड कर दिया था. However, this suggested that no other major changes took place in the history of India. और ये भी शो करता है कि इसके अलावा कोई और मेजर चेंज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हुआ ही नहीं, रिलीजियस चेंज के अलावा. ड्यूरिंग द मुस्लिम एंड ब्रिटिश देयर वर थाउजेंड ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम. मतलब मुस्लिम और ब्रिटिश के दौरान वहाँ पर बहुत सारे, उस टाइम पे भी हज़ारों हिंदू मुस्लिम प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे. In fact, through this periodization, he tried to divide the people with their own specific identity, which was not correct. और इन पीरियडाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंडिया को बांटना चाहा उनकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी पे, जो कि गलत है. Thus the Indian scholars later classified Indian history into, जब फिर बाद में इंडियन स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया एंशियंट, मिडिवियल एंड मॉडर्न पीरियड में. बट इस क्लासिफिकेशन की भी इसकी प्रॉब्लम थी. दिस पीरियडाइजेशन इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट. जो ये पीरियडाइजेशन था वो कहाँ से बोरो किया गया था? वेस्ट साइड से. वेयर मॉडर्न पीरियड इज़ एसोसिएटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ. जहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड था वो किससे रिलेटेड था, किससे एसोसिएट था? वहाँ पर ग्रोथ हो रही थी और डेवलपमेंट हो रही थी किसकी? साइंस की, रैशनलिज्म की, ह्यूमनिज्म की, लॉजिक की, फ्रीडम की एंड इक्वालिटी की. द टर्म मिडिवियल वॉज यूज टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी विच वॉज नॉट डेमोक्रेटिक एंड लिबरल. जो मिडिवियल पीरियड जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? सोसाइटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं थी और लिबरल सोसाइटी नहीं थी. However, in the Indian context, the British period in history cannot be termed as modern.
ये माना गया है जो ब्रिटिश पीरियड था हमारी हिस्ट्री में, जो ब्रिटिश का रूल हमारे इंडिया पे चलता था, हम उसको मॉडर्न नहीं कह सकते, क्योंकि इंडियंस जो हैं उनको लिबर्टी नहीं थी, इक्वलिटी नहीं थी और जस्टिस तो बिल्कुल नहीं मिलता था। देयर वॉज नो इकनॉमिक प्रोग्रेस, और वहाँ उस टाइम पे इकनॉमिक प्रोग्रेस भी नहीं हुई थी। एंड द इंडियन इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड रैपिडली, और जो इंडिया इंडस्ट्री थी, इंडियन का इंडस्ट्री सेक्टर था, वो बहुत जल्दी नीचे आ रहा था। दस इट इज़ अप्रोप्रिएट टू टर्म दिस पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। तो इस पीरियड को क्या टर्म करना ज़्यादा बेटर है? कॉलोनियल पीरियड। Now, let's move on to the next page. Colonization. Colonization is a process by which a central system of power dominates the surrounding land and its component. तो colonization एक process है जो कि by which a central system of power, जो central system है, मतलब जो main system है, वो dominate करता है surrounding land को और उसके components को। कॉलोनाइजेशन रेफर्स स्ट्रिक्टली टू माइग्रेशन। जो कॉलोनाइजेशन था वो किसको रेफर करता था? माइग्रेशन, जैसे कि सेटलर कॉलोनीज इन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ट्रेडिंग पोस्ट एंड प्लांटेशन, वाइल कॉलोनाइजेशन टू द एग्जिस्टिंग इंडिजिनस पीपल ऑफ स्टाइल न्यू टेरिटरीज। ठीक है, कॉलोनाइजेशन का मतलब जो रेफर था वो किसको करता था? वो माइग्रेशन, की एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होना। Colonization was linked to the spread of 10 of millions from Western European states all over the world. Colonization किससे लिंक था? To the spread of 10 of million from Western European states all over the world. मतलब जो Western European states थे उनको पूरे वर्ल्ड में फैलाने से colonization लिंक था। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर। आप सबको पता है जो ब्रिटिश थे वो इंडिया में कैसे आए थे? एज अ ट्रेडिंग करने ही तो आए थे, एज अ ट्रेडर ही तो आए थे। सोन दे वर फैसिनेटेड विद द वेल्थ ऑफ इंडिया। लेकिन धीरे धीरे उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेशन हो गया कि इंडिया के पास इतनी वेल्थ है, तो उन्होंने दे चेंज देयर मोटिव फ्रॉम ट्रेड टू कॉलोनाइजेशन। इसलिए उन्होंने उनका मोटिव ट्रेड से कॉलोनाइजेशन, मतलब वो ट्रेड की जगह अब इंडिया पे कब्ज़ा जमाना चाहते थे, खुद का रूल करना चाहते थे। Their plans involved using India as a feeder colony for their own flourishing economy back at Britain. मतलब उनका क्या प्लान था कि वो इंडिया को इन्वॉल्व करें और इंडिया को एक फीडर कॉलोनी बना ले ताकि उनकी जो ब्रिटेन की इकनॉमी है वो फ्लरिश हो जाए। They kept their focus on expanding and protecting their hold on India. उनका मेन फोकस क्या था? कि वो इंडिया में अपना जो कब्जा है, अपना जो होल्ड है, उसको एक्सपेंड करें और उसको प्रोटेक्ट करके रखें। ब्रिटिश रूल बॉट अबाउट चेंजेस इन वैल्यू एंड टेस्ट, कस्टम एंड प्रैक्टिसेस। जो ब्रिटिश रूल था इंडिया में उसने बहुत सारे चेंजेस लाए, यहाँ की वैल्यूज़, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिस, ये सब उनके आने से चेंज हो गई। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन? अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे जानते हैं? ब्रिटिश रूल चेंज्ड अ लॉट इन इंडिया। ब्रिटिश रूल बहुत चेंज हुआ, ब्रिटिश रूल ने इंडिया को बहुत चेंज किया। In the later half of 19th century, both the direct administration of India by the British Crown and the technological changes ushered in by the Industrial Revolution had the effect of closely intertwining the economies of India and Great Britain. Later half of the 19th century, डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिया का जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा वहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया और हैड द इफ़ेक्ट ऑफ क्लोजली इंटरट्विनिंग द इकनॉमीज़ ऑफ इंडिया एंड ग्रेट ब्रिटेन। और इस वजह से जो इकनॉमी है इंडिया की और ग्रेट ब्रिटेन की, दोनों में इंटरट्विनिंग हो गई। मतलब जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस वो ला रहे थे यहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहाँ पर आया था, तो उससे जो ब्रिटिश इंडिया ग्रेट ब्रिटेन की जो इकनॉमी है और इंडिया की जो इकनॉमी है उस पर इफ़ेक्ट पड़ा था। इन फैक्ट मैनी ऑफ द मेजर चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैज़ ऑलरेडी बिगन बिफोर द म्यूटिनिटी। मतलब म्यूटिनी से पहले ही सारा चेंजेस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में आने लगा था। ऑल द चेंजेस वर सिक्योर्ड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड। और जितना भी चेंजेस आया था यहाँ पर वो सब रिकॉर्ड वहाँ पर रखे गए थे उसका। These records were written by the British official to keep the track of their work and changes done in India. और ये रिकॉर्ड उनके द्वारा इसलिए लिखे जाते थे ताकि वो ऑफिशियल जो हैं इस चीज़ का रिकॉर्ड रख सकें और ट्रैक कर सकें कि कितना हमने चेंज किया है और कितना वर्क इंडिया में हुआ है।
द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीडेड टू बी प्रिजर्व. जो ब्रिटिश लोग थे उनकी सोच ऐसी थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे इंपॉर्टेंट लेटर्स ज़रूरी होता है उनको प्रिजर्व करके रखना. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वर इस्टेब्लिश टू प्रिजर्व इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड. इवन उन्होंने स्पेशल इंस्टीट्यूशन भी वहाँ खोल दिए, जैसे कि म्यूजियम्स, आर्चीव्स, ये सब उन्होंने खोल दिए ताकि वो ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सके. Several other sources studied together to give a better picture of administration. So today your homework is just read the chapter and try to find out the hard word meaning of page number 4 and 5 and read it again so you can clear it in your mind. Okay, so we will meet tomorrow.